शरीर के टॉपिक अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अंतःस्रावी ग्रंथि का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, यानी अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? एंडोक्राइनोलॉजी, यानी कि अंतःस्रावी विज्ञान के अंदर। और इसके अगर जनक की बात की जाती है तो इसके जनक कौन है? थॉमस एडिसन। कौन है? थॉमस एडिसन। और जो थॉमस एडिसन को तो जनक क्यों कहा जाता है? इन्होंने क्या किया था? एडिसन रोग का पता लगाया था। किसका? एडिसन रोग का। इसलिए इसके जनक किसे कहा जाता है? थॉमस एडिसन को। और ये शब्द किसने दिया था? अगर शब्द का पूछा जाए कि शब्द किसने दिया, तो ये शब्द दिया था हमें क्लार्क बर्नार्ड ने। किसने दिया? क्लार्क बर्नार्ड ने। ठीक है, तो ये बात बेसिक बात थी कि एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर अध्ययन किया जाता है। मोस्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एंडोक्राइन सिस्टम का अध्ययन की जो शाखा होती है उसे क्या कहा जाता है? तो एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। जनक कौन थे? थॉमस एडिसन थे। उन्होंने एडिसन रोग का पता लगाया था, इसलिए उनको जनक कहा जाता है। और शब्द किसने दिया था? क्लार्क बर्नार्ड ने दिया था। तो अब आगे हम देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि कितने टाइप की होती है? 3 टाइप्स की। कितने टाइप है? 3 टाइप्स है। सबसे पहली अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो कौन सी है? बहिस्रावी। कौन सी है? बहिस्रावी ग्रंथि। तो बहिस्रावी, फिर उसके बाद आता है अंतःस्रावी ग्रंथि। ये ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं, बहिस्रावी, अंतःस्रावी और तीसरी आती है मिश्रित। तीसरी का नाम क्या आता है? मिश्रित ग्रंथि। क्या नाम है तीसरी का? मिश्रित ग्रंथि। तो मिश्रित ग्रंथि तो हमारे शरीर में एक ही इंपॉर्टेंट, वो कौन सी है? अग्नाशय। अगर आपसे पूछा जाए मिश्रित ग्रंथि कौन सी है तो आप क्या बताएंगे? अग्नाशय। अगर बहिस्रावी ग्रंथि की अगर मैं बात करती हूँ कि बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो बहिस्रावी ग्रंथि के अंदर कौन कौन सी आ जाएंगी? जो हमारे शरीर के बाहर दिखती है मोस्टली, जैसे कि या ऐसे कह सकते हैं जो स्रावन करती है बाहर शरीर के। लाल ग्रंथि हो गई, यकृत हो गई, अश्रु ग्रंथि हो गई, ये सब क्या है? बहिस्रावी ग्रंथि है। अब अंतःस्रावी ग्रंथि जो हमारा मेन टॉपिक है इंपॉर्टेंट जो रीड का, वो कौन से? अंतःस्रावी ग्रंथि। तो ये कौन कौन सी होती है? जैसे कि पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड, और पैराथायराइड, वृषण, अंडाशय, ये क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। तो आप लोगों को उम्मीद है इतना तो पता लग ही गया होगा कि एंडोक्राइन जो सिस्टम है उसका अध्ययन किसमें किया जाता है? एंडोक्राइनोलॉजी में किया जाता है। जनक थॉमस एडिसन को कहा जाता है। शब्द क्लार्क बर्नार्ड ने दिया। तो जो ग्रंथियां होती है वो कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की, यानी कि ये ग्लैंड्स जो है वो कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी है? बहिस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। तो मिश्रित ग्रंथि तो हमने एक याद किया है, कौन सी है? अग्नाशय। इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करते हैं तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीनियल, पीयूष, थायराइड, पैराथायराइड, वृषण, अंडाशय। बहिस्रावी अगर ग्रंथि की बात की जाती है तो कौन सी है? लाल ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, पसीने की ग्रंथियां जो होती हैं, ये सब कौन सी है? अश्रु ग्रंथि। ये सब बहिस्रावी ग्रंथियां हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतःस्रावी ग्रंथि का जनक किसे कहा जाता है, तो आप क्या बोल देंगे? एडिसन या थॉमस एडिसन को। और इसका अध्ययन किसके अंदर किया जाता है सिस्टम का? तो अध्ययन किया जाता है एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर।
तो हम बात करते हैं कि बहिस्रावी कौन सी होती है। सबसे पहले अगर देखा जाए बहिस्रावी क्या स्रावित करती है, मोस्टली बहिस्रावी जो ग्लैंड्स होती हैं या ग्रंथियां होती हैं वो किसका स्रवन करती हैं, वो स्रवन करती हैं किसका, एंजाइम्स का। किसका, एंजाइम्स का। और जो ये एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, नलिका वहीन, शरीर में कैसे होते हैं, नलिका युक्त होते हैं, सॉरी नलिका युक्त। और जो अंतःस्रावी होती हैं वो क्या होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं। अंतःस्रावी कौन सी होती हैं, हार्मोन होते हैं। और वो कैसे होते हैं, जो हमारे हार्मोन है वो कैसे होते हैं, उनका परिवहन कैसे होता है, मतलब उनका परिवहन होता है रक्त के द्वारा। किसके द्वारा, रक्त के द्वारा होता है। तो इतनी बात समझ आई। और मिश्रित ग्लैंड ये भी नलिका युक्त ही होते हैं, अग्नाशय ग्रंथि थी। आगे देखते हैं हम, सबसे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो कौन सी होगी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, पूरी बॉडी के अंदर से पूछा है हमें, तो कौन सी बताएंगे हम, यकृत। इसने क्यों बोला नहीं है कि हमें बहिस्रावी, अंतःस्रावी या मिश्रित बतानी है, तो हमें जब पूरे शरीर का या पूरी बॉडी का पूछा जाएगा तो उसका क्या आ जाएगा, यकृत आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, अंतःस्रावी की बात कर रहे हैं तो अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगी सबसे बड़ी थायराइड। कौन सी हो जाएगी, थायराइड, थायराइड ग्रंथि। और यही अगर हम बात करें शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि की, तो छोटी कौन सी हो जाती है, पीयूष ग्रंथि। कौन सी हो जाएगी, पीयूष ग्रंथि। अब अंतःस्रावी की बात की, आगे सबसे पहले हमने अब अंतःस्रावी की बात कर ली, हम बात करते हैं शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी। शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि वो कौन सी हो जाएगी, हमने बात की थी, कौन सी थी, यकृत या लीवर कह देते हैं, जिसे यकृत या लीवर बोल देते हैं। और ऐसे ही शरीर की सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथि की अगर बात की जाए तो कौन सी आ जाएगी, अश्रु ग्रंथि, यानी कि हमारे आंख से जो आंसू निकलते हैं वो सबसे छोटी ग्रंथि है, अश्रु ग्रंथि। तो ये बात हो गई, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत होती है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी की अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, थायराइड ग्रंथि। कौन सी, थायराइड ग्रंथि। और छोटी पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, पीयूष ग्रंथि। ये तो हो गई थी बहिस्रावी की बात। अब हम बात करते हैं अंतःस्रावी की। तो अंतःस्रावी के अंदर, सॉरी बहिस्रावी के अंदर कौन सी है, सबसे बड़ी यकृत और छोटे अश्रु ग्रंथि। ये क्वेश्चन आते हैं मोस्टली कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी अंतःस्रावी, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो इसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। तो अब हमने क्या किया था, आगे हार्मोन और एंजाइम्स के बारे में देखते हैं कि हार्मोन क्या होते हैं, क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, हार्मोन एंड एंजाइम्स में। हार्मोन कहां स्रावित हो रही थी, हार्मोन कैसे है, अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं। तो अभी एंजाइम कैसे हो गए, बहिस्रावी ग्रंथि। क्या हो गया, बहिस्रावी ग्रंथि। उसके बाद बात आती है हार्मोन क्या होते हैं,
इनका परिवहन कैसे होता है? परिवहन की बात अगर हम करते हैं तो परिवहन कहाँ होता है? हॉर्मोन्स का परिवहन कहाँ बताया था हमने? नलिकाओं के द्वारा या नलिकाओं के बिना। तो हमने बताया था नलिकाओं के बिना रक्त के माध्यम से। हार्मोन का किसके माध्यम से होता है? रक्त के माध्यम से। नलिकाओं के बिना यानी कि किसके द्वारा होता है? रक्त के माध्यम से। अब उसका किसके द्वारा होता है? नलिकाओं के द्वारा एंजाइम का। तो ये डिफरेंस अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। नलिकाओं के द्वारा हार्मोन का परिवहन किसके द्वारा हो रहा है? रक्त के माध्यम से, और इसका नलिकाओं के द्वारा। और ये क्या होते हैं? हार्मोन्स जो हमारे हैं, हार्मोन क्या करते हैं? ये अभिक्रिया के पश्चात विघटित हो जाते हैं, और ये क्या करते हैं? अभिक्रिया को स्टार्ट करने का काम हमारे हार्मोन करते हैं। तो ये दो बातें इंपॉर्टेंट थी रीड के अकॉर्डिंगली। तो हमने इन दोनों बातों को अच्छे से देख लिया है। तो आपको पता लग गया होगा कि हार्मोन जो होते हैं अंतःस्रावी होते हैं, रक्त के माध्यम से होते हैं, और क्या होते हैं? आणविक भार इनका कम होता है। आणविक भार की अगर बात की जाती है, ये हमारी रह गई थी, आणविक भार कैसा होता है इनका? आणविक भार कम होता है, और इनका क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। ठीक है। और क्या रह गया था हमारा? और ये सीधे भाग नहीं लेते। हार्मोन्स रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन जब होती है तो उसमें सीधे भाग, जो हमारे शरीर में केमिकल रिएक्शन होती है उसमें सीधे भाग नहीं लेते, उसमें सीधे भाग नहीं लेते। जबकि अगर बात की जाती है एंजाइम्स की, तो ये रिएक्शन में सीधे भाग लेते हैं। रिएक्शन में सीधे भाग लेते हैं। तो हमने इसके अंतर भी देख लिए, एंजाइम और हार्मोन एंड एंजाइम्स में। तो हार्मोन की अगर बात की जाती है, हार्मोन अंतःस्रावी होते हैं, रक्त के माध्यम से इनका परिवहन होता है। आणविक भार हार्मोन का कैसा होता है? आणविक भार कम होता है, और ये रिएक्शन में सीधे डायरेक्ट भाग नहीं लेते। ये विघटित जरूर होते हैं, बट डायरेक्ट भाग नहीं लेते। तो आगे हम देखते हैं हार्मोन शब्द दिया किसने था? ये हार्मोन शब्द दिया था स्टारलिंग ने। किसने दिया था? स्टारलिंग ने। हार्मोन शब्द किसने दिया? स्टारलिंग ने। और जो प्रथम किया गया था हार्मोन से श्रेष्ठ, वो कौन सा था? सिक्रेटिन। सिक्रेटिन। कौन सा हार्मोन स्रावित किया गया था सबसे पहले? तो वो बात आ जाएगी सिक्रेटिन हार्मोन किया गया था। यानी कि सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा था? सिक्रेटिन। और पृथक किया गया, ये तो क्या था? खोजा गया। और अगर बात आपकी पृथक कौन सा किया गया था, तो पृथक किया गया था इंसुलिन। कौन सा किया गया था? इंसुलिन। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी। खोज किसने की थी? स्टारलिंग ने की थी। और सबसे पहले कौन सा खोजा गया था? सिक्रेटिन खोजा गया था। और अगर पृथक की बात आएगी तो क्या किया था? इंसुलिन किया गया था। पृथक कौन सा किया गया था? इंसुलिन किया गया था। खोजा कौन सा गया था? सिक्रेटिन खोजा गया था। और हार्मोन की खोज स्टारलिंग ने की थी। तो अब इतनी बातें हो जाने के बाद अब हम अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें से भी एक क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है, और ये टॉपिक भी बहुत अच्छा टॉपिक है, तो इसको जितना अच्छे से करें उतना ही बेस्ट है। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आगे पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? सबसे पहले हम कौन सी करते हैं? पीनियल ग्रंथि। कौन सी? पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड के अंदर सबसे पहली बात आती है इनकी स्थिति कहाँ होती है, हमारे शरीर में किस पोजीशन पे होते हैं। तो ये अग्र मस्तिष्क या एपिथैलेमस, अग्र मस्तिष्क के अधर भाग पर कहाँ होते हैं? अग्र मस्तिष्क के अधर सतह पर, अधर सतह पर। तो ये पोजीशन सबकी अच्छे से याद रखनी है हमें ग्लैंड्स में। सबसे पहले इसकी स्थिति की अगर बात की जाती है तो कहाँ होती है? अग्र मस्तिष्क के अधर सतह पर होती है। और इसके क्या क्या नाम है? इसका नाम आता है, एक इसको बोला जाता है जैविक घड़ी। क्या बोला जाता है? जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक। यानी कि जब हम मान लो कि हम 2-3 दिन हम रात को 10 बजे सोते हैं और सुबह 5 बजे उठते हैं, 5 दिन तो मोबाइल में अलार्म लगाएंगे, बट आगे 6-7वें दिन हमें अपने आप बिना अलार्म के भी नींद खुल जाएगी। तो इसका नियंत्रण कौन करता है? यानी कि इसको जैविक घड़ी बोलते हैं हमारे शरीर की। इसका नियंत्रण पीनियल ग्रंथि के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पीनियल ग्लैंड के द्वारा होता है। और इसे क्या कहा जाता है?
मस्तिष्क की रेती। क्या बोला जाता है? मस्तिष्क की रेती। और क्यों बोला जाता है इसे मस्तिष्क की रेती? क्यों? क्योंकि ये बच्चों के अंदर 14 वर्ष के बाद ना ये क्या होने लग जाती है, धीरे धीरे इसको शरण होने लग जाता है, यानी धीरे धीरे 14 वर्ष के बाद ये अवशेषी भाग के रूप में बहुत छोटी सी लुप्त सी होने लग जाती है। और किस रूप में, और जब अवशेष सा बचता है उसका किस रूप में बचता है? वो होता है कैल्शियम फॉस्फेट। किस रूप में होता है? कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में हमें मिलती है। और इसका क्या नाम होता है? इसे शरीर की तीसरी आंख भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? शरीर की तीसरी आंख। इसे शरीर की तीसरी आंख भी कहा जाता है। इसे शरीर की तीसरी आंख भी कहा जाता है। तो ये टॉपिक तो हमने देख लिए कि इसे शरीर की तीसरी आंख भी कहा जाता है। और अगर मस्तिष्क की अधर सतह पर होता है जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। इसे मस्तिष्क की रेती कहते हैं। 14 वर्ष की आयु तक धीरे धीरे किसमें कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में, अवशेषीय भाग के रूप में जाती है। शरीर की तीसरी आंख भी कहा जाता है। और क्या पॉइंट बन सकता है इसके अंदर? और एक ही क्या करता है, ये एक ऐसा ग्लैंड, एक ही ग्लैंड है पूरे शरीर के अंदर जो क्या होता है, लाइट से इफेक्टेड होता है। किससे होता है? लाइट से इफेक्टेड होता है। कैसे? जो बच्चे जन्म से अंधे होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है, इस हार्मोन की अधिकता होती है, जिसके कारण ये क्या हो जाती है, लैंगिक परिपक्वता जल्दी लाता है। लाइट से इफेक्टेड होते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, जो अंधे बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर लैंगिक परिपक्वता जल्दी आती है। उसके अंदर लैंगिक परिपक्वता जल्दी आ जाती है। किनमें? जो जन्म से अंधे होते हैं बच्चे, जन्म से अंधे बच्चों में। ये बात हो गई हमारी खत्म। नेक्स्ट बात आती है कि इससे कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। अगर बात की जाए कि हार्मोन कौन कौन से स्रावित होते हैं, तो पहला हार्मोन होता है सीरोटोनिन। कौन सा होता है? सीरोटोनिन हार्मोन। और एक होता है, दूसरा हार्मोन होता है मेलेटोनिन या मेलानिन। इससे क्या होता है, इसमें मेलानिन वर्णक होता है। क्या होता है? मेलानिन वर्णक पाया जाता है। ये क्या करता है, हमारे शरीर का रंग निर्धारण करने का काम करता है। हमारे शरीर के अंदर रंग का निर्धारण कौन करता है? मेलेटोनिन। ये क्या करता है, शरीर में रंग का निर्धारण करता है। शरीर में रंग का निर्धारण करता है। यानी मेलानिन यानी काला गोरा, ये सब किससे होता है? मेलेटोनिन हार्मोन से, जिसमें मेलानिन वर्णक पाया जाता है। और सीरोटोनिन क्या करता है, जो हमारी नींद है, हमारा मूड है, हमारा गुस्सा, ये सब का नियंत्रण कौन करता है? सीरोटोनिन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। तो अब ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। तो एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अंतःस्रावी सिस्टम है, उसका अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर किया जाता है। और उसके जनक किसे कहा जाता है? थॉमस एडिसन को कहा जाता है। और शब्द किसने दिया था? क्लॉक बर्नार्ड ने दिया था। तो हमने ग्रंथियां पढ़ी थी, 3 टाइप की होती है, अंतःस्रावी, बहिस्रावी और मिश्रित। तो हमने आगे देखा कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि, जो हमारे मेन टॉपिक अंतःस्रावी था, उसके अंदर हमने पीनियल ग्रंथि, सबसे पहली ग्रंथि कौन सी की? पीनियल ग्रंथि की थी। और उसकी स्थिति के बारे में हमने बताया था। तो स्थिति अगर मस्तिष्क की अधर सतह पर होती है, इसे बायोलॉजिकल क्लॉक, ये हमारे टाइम को नियंत्रित करती है कि हमें सुबह कब उठना है, कब हमें भूख लगती है, उसके अकॉर्डिंग हमारा पूरे सिस्टम को ऑपरेट करती है। मस्तिष्क की रेती यानी कि 14 वर्ष के बाद ये क्या हो जाती है, धीरे धीरे पीनियल ग्रंथि होती है, वो अवशेषी रूप में यानी कि लुप्त होने लग जाती है। वो किस रूप में रह जाती है? थोड़ी जो बिल्कुल ना की मात्रा के बराबर रहती है, वो कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में रह जाती है। शरीर की तीसरी आंख भी कहा जाता है इसे। लाइट से इफेक्टेड होती है, लैंगिक परिपक्वता जल्दी आती है इसके द्वारा। इसके अंदर 2 हार्मोन होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बायोलॉजिकल क्लॉक। तो सीरोटोनिन का क्या बोला गया है कि नींद और मूड को नियंत्रित करता है। सीरोटोनिन किसको नियंत्रित करता है? नींद और हमारे मूड को नियंत्रित करता है। और मेलानिन वर्णक होता है, वो क्या करते हैं? शरीर में हमारे रंग का वर्णन करता है। तो आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। थैंक यू। देखते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।